मेरे पास सैमसंग का फोन है, तो मेरे को सैमसंग के फोन का कवर दिखाएगा, चार्जर दिखाएगा, ईयरफोन्स दिखा देगा, ठीक है, या फिर और एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह दिखाएगा उससे रिलेटेड। या फिर आपने कुछ भी गूगल पे सर्च किया हुआ होगा ऑलरेडी, मान लो कि आप नया ईयरफोन खरीदना चाह रहे हो, या घर के लिए आप नया कोई जिम का इक्विपमेंट मंगा रहे हो, ठीक है, या कोई भी रैंडम चीज आप सर्च कर रहे हो, तो वो डेटा लेकर मतलब प्रोसेस करके कि भाई इस आईपी से, जैसे आपका फोन में आपका एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता है, ठीक है, तो आपकी आईपी से लिंक करके कि भाई ये डेटा इसमें ये सर्च हो रहा है, ये गूगल सर्च हो रहा है, अमेजोन पे सर्च हो रहा है, व्हाट्सएप पे चैट किया जा रहा है, तो ये डेटा सब एक एक्सएमएल फॉर्मेट में या वाईएमएल फॉर्मेट में किसी भी एक फॉर्मेट में शेयर कर देते हैं लोग कंपनीज के साथ, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप हमको फ्री में मिल रहा है, फेसबुक हमको फ्री में मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है, कंपनी को कैसे फायदा हो रहा है, कंपनी हमारा डेटा, हमारी लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, मतलब हमारे जो भी हम एक्टिविटी इंटरनेट पे करते हैं ना, उसको कंडेंस करके उससे निचोड़ के जो मेन आइटम्स होते हैं कि भाई इसकी लाइकिंग ये है, इसकी डिसलाइक्स ये हैं, इसके पास पास ये चीजें, ये ग्रुप फॉलो करता है, मान लो ये फुटबॉल का फैन है, क्रिकेटर फैन है, विराट कोहली फैन है, तो उस तरीके से एक मॉडल, डिजिटल मॉडल बना लिया जाता है हर एक इंसान का, जिससे कि वो आपको एड पिच कर पाए। अब मान लो आपको रोज कवर दिखा रहा है, 2 महीने बाद आपको जरूरत पड़ेगी कवर की, तो यही वाला तो कवर खरीदोगे बाय डिफॉल्ट, मतलब वो ह्यूमन नेचर को टैप करता है, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब ऐसी मूवीज में हो गया, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन देखते हो, मतलब कहीं पर भी हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस को, पिछले एक्टिविटीज को नोट करके उनसे आगे की हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम किस टाइप के हैं, हमें क्या पसंद है, वो यूज करके हमें कोई सामान सामान बेच देंगे, या फिर हमें कोई सर्विस बेच देंगे। अभी आप ना अगर फोन चेक करोगे ना, तो मैसेज वाले फोल्डर में कई सारे ऐसे रैंडम मैसेज आए होंगे कि भाई ये वाला ऑफर ले लो, ये इतना परसेंट ऑफ मिल रहा है, ये लो, कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे फोन में तो पड़े रहते हैं, आप भी चेक करना दिख जाएंगे, मतलब कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं, कहीं नंबर नहीं दिया आपने, मगर वो आपको भेज रहा है कि ये ले लो, आपको इतना मिल गया, 5,000 रुपए सीधे अकाउंट में आ गए हैं, बस ये कर दो, राइट। तो ये सारी चीजें मतलब अल्टीमेटली मशीन लर्निंग कुल मिला के ये है कि जैसे आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको जानते हैं, ठीक है भाई, कि विश्वास को ये चीजें पसंद है, अबीर को ये पसंद है, अबीर का ये फेवरेट प्लेयर है, उसकी ये फेवरेट मूवी है, ये फेवरेट एक्टर है, उसका ये फेवरेट फूड है, दोस्तों को पता होगा, फैमिली वालों को पता होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बर्थडे में गिफ्ट देना होता है, तो वो देते हैं ना भाई कि भाई इसको क्या पसंद है या किस चीज की जरूरत है, ठीक, क्योंकि हम लोग, आप लोग या फ्रेंड्स आपके साथ आप डेली टाइम स्पेंड करते हो, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अभी वो कौन सी मूवी देख रहा है, अच्छा वह, या किस चीज को लेके वो एक्साइटेड है या नहीं एक्साइटेड है। तो ये सब ना अल्टीमेटली आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के मन में आपका एक मॉडल बन जा रहा है, एक परसेप्शन, एक सोच डेवलप हो जा रही है, ठीक है। अब एक्चुअली में अगर इसको लिटरल टर्म्स में देखा जाए, तो वो खाली आपको ऑब्जर्व ही कर रहे हैं ना, उसमें क्या है, दिमाग है, कंप्यूटर है, उसकी आंखें, कैमरा है, वो प्रोसेस कर रहा है कि भाई हाँ, ये अबीर ने अभी क्रिकेट मैच देख रहा है, अभी फुटबॉल फैन है, फॉलो करता है, विराट कोहली फैन है, या सलमान खान पसंद है, या राधे 5 बार देख ली है, तो ये ऑब्जर्व करके खुद तो कुछ तो प्रोसेसिंग करके इसने बनाया ना, कुछ अल्टीमेट पैटर्न एक निकला कि भाई अबीर को ये पसंद है, अबीर को खाने में ये पसंद है, तो उसके हिसाब से वो आगे मैनिपुलेट कर सकता है वो, ठीक है, कि जैसे अबीर को सीधे आगे बोला कि भाई ये सलमान खान की टी शर्ट है, ये आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन आपको बस ये करना होगा कि 5 जगह मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करना होगा, तो अबीर बोलेगा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, टी शर्ट दे दो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक बंदे को मैंने टैप किया, एक मॉडल ने, मतलब मैंने उसको फंसाया, फंसाया क्या मतलब, मैंने ऑफकोर्स उसको उसके काम की चीज दी, मेरे को मेरे काम की चीज मिल गई, मेरे को 5 लोगों के और कॉन्टेक्ट मिल गए, मैं उनको उनके ऊपर एनालिसिस करूंगा अपना। अब क्या है कि फिजिकली तो हर जगह लोग प्रेजेंट हो नहीं सकते, लेकिन डिजिटली हमारा प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया पिछले सालों से, राइट। तो भाई हम लोग फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, यूट्यूब पर हैं, गूगल पे कुछ करते हैं, फोन में मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, ये सब डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन मतलब कुछ भी डेटा यहाँ से वहां जाना, मैसेजेस का जाना आना जाना, वो सब हो रहा है। आपकी लोकेशन टैप हो रही है कि भाई आप कहाँ जाते हो, अच्छा इन्वर्टिस गए हो, आप राजश्री गए हो, या फिर उसके बाद आपको एक सेंटर पॉइंट है, वहां पे चाय वाय पीने जाते हो, जूस पीने जाते हो, तो ये सब लोकेशन वगैरह भी ट्रैक हो रही है आपकी, ठीक है। फिर आपके फोन नंबर से कोई बैंक की एक्टिविटी जुड़ी हुई है, तो वो पता लग जाएगा, मतलब चोरी चोरी वगैरह नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ कि भाई ये हर महीने लगभग ऑन एवरेज अभी इतने का ट्रांजेक्शन कर देता है, कि लगभग हर महीने 2-3-4 हज़ार रुपए खर्च करता है, उनमें से 2-3-4 हज़ार रुपए में से 50% रुपया वो रिचार्जेस में करता है, या वो शूज खरीदता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप डीप लेवल पे जाओगे, तो अगर एक इंसान को बैठाओगे, तो वो ये सारी कैलकुलेशन वो भी करके बता सकता है, लेकिन इंसान की कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। कोई भी इंसान की, आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड की, इनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, इन्हें सोना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, लेकिन जब ये सारी नॉलेज, ये सारा हमने एक मशीन में डाल दिया कि भैया डेटा आता रहेगा, उस पर ये वाली एल्गोरिथम लगा के ये फेच करके आउटपुट देते रहो, ठीक है, तो जी काम बहुत आसान हो जाता है, और बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं जस्ट एक इंटरनेट यूज करके।
राइट। तो ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, मैं ये सारा शेयर करूंगा, पढ़ के रेफर कर सकते हो उस चीज को बाद में। राइट। तो मतलब अभी देखो अचानक से ना अभी अभी बहुत ज्यादा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई वाला सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी आ रहे हैं, फ्री में लोग सिखा रहे हैं। वो अभी ट्रेंड इतना ज्यादा है, लेकिन मशीन लर्निंग है काफी पुराना, 70-80 साल पुराना, मतलब ऑलमोस्ट जब से इंडिया आजाद हुआ तब से मशीन लर्निंग चल रहा है। मशीन लर्निंग और एआई और डेटा साइंस अभी नाम दे दिए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी सारे डेटा ड्रिवन अप्रोचेस हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और कंप्यूटेशन, ये मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें कोर हैं। मतलब इनके ऊपर ही ये सब काम हो पा रहा है। अब क्या है कि हमारे पास भाई फोन में 4 GB रैम है, ठीक है, हमारे पास कितने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स आ गए हैं, जीपीयूज आ गए हैं, ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, सीपीयूज हो गए। तो अभी क्या है कि हम बहुत सारे डेटा को क्रंच करके प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले बचपन में 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, 10 का टेबल, 20 का टेबल, अभी आपसे 57 का टेबल पूछूंगा तो नहीं याद होगा, लेकिन फट से कैलकुलेटर आपका वो काम कर देगा। आप कैलकुलेटर 57 का टेबल का बहुत ही बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वो कर सकता है कंप्यूटर। तो इसीलिए हम अब कंप्यूटर इतने ज्यादा प्रोसेसिंग पावर एडवांस हो गई है, तो फिर हम लोग अभी और इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, सब लोग इंटरनेट पे आ गए। 10 साल पहले सब लोग इंटरनेट पे थे ही नहीं। जब मैंने कॉलेज अपना बीटेक किया तो भाई इंटरनेट का आता पता भी नहीं था, बहुत ही कम यूज करते थे, कुछ नहीं, ना यूट्यूब ना कुछ, नॉर्मल जो क्लास में पढ़ाया वही लिख लिख के पढ़ रहे हैं। अभी आप फोन पे वीडियो देख के पढ़ ले रहे हो, आपको अपना टीचर समझ में नहीं आया, कहीं और से आपने पढ़ लिया। तो ये सब क्योंकि अभी इंटरनेट इतनी वास्ट हो गए, सब लोग नेट पे कनेक्ट हो गए हैं, क्लाउड सर्विसेज आ गई हैं, तो डेटा का बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। आप मैंने डेमो क्लास एक लिया था तो उसमें मैंने दिखाया था ये सब कि भाई डेटा किस लेवल पे जनरेट हो रहा है। मे बी एंड ऑफ द कोर्स में कभी टाइम मिलेगा तो फिर से देख लेंगे। तो इसीलिए अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है टर्म मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्न सीख रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि नॉन लिविंग चीजें भी इंटेलिजेंट है, वो डिसीजन ले पा रही है, सही गलत कब क्या करना है। तो ये 1950 से शुरू हुआ है, 60-70s में आते आते न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पे पॉपुलर हुए 1980s में, बट ये सब पहले से। बेसियन मेथड्स मतलब जो बेस थ्योरम पढ़ते हैं ना, आपने 10th-12th में पढ़ी होगी, 11th क्लास में, वो सब पहले से है। ये सारे सब कुछ वही चल रहा है, सपोर्ट वेक्टर क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें ऐसे करके ग्रोइंग, मतलब चीजें बहुत पुरानी है, अभी नई आ गई है, तो पॉपुलर अभी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे पाइथन के साथ भी यही है। नेक्स्ट चीज है कि भैया बेनिफिट क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल हो गया, सिंप्लीफाइज प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड असिस्ट इन एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट। प्रोडक्ट की मार्केटिंग भैया कब करनी है, सर्दियों में गरम कपड़े, गर्मियों में ठंडे कपड़े, फिर जो एंड ऑफ सीजन सेल कब लानी है, कौन से प्रोडक्ट्स कब निकालने हैं। अभी जो नया नया ईयरफोन आया है, मतलब जैसे ईयरफोन का नॉर्मल बताऊं कि जो ब्लूटूथ ईयरफोन, आप मुझे बताओ 3 साल पहले कोई ब्लूटूथ ईयरफोन था सीन में? मुझे नहीं लगता। मगर अभी रिसेंटली आने लगे कि भाई 5-5 हजार रुपए के आ रहे हैं ब्लूटूथ ईयरफोन, फिर धीरे 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 1,000 रुपए के, 2,000 रुपए के। अभी सारी कंपनियां, मतलब जो भी है, पीट्रॉन, जेब्रॉनिक, लोकल से लोकल और टॉप नॉच सब कंपनियां ब्लूटूथ ईयरफोन बना रही है। तो अब ये हाल है कि 800-800 रुपए में आ रहे हैं, 900-900 रुपए में, 1,000 रुपए में ईयरफोन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कौन सी सेल का फोरकास्ट कब करना है, मतलब अब जैसे आप फ्लिपकार्ट में हो, फ्लिपकार्ट में डेटा एनालिस्ट हो, जैसे कि ये सारी कंपनीज होती है ना, जो अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, जबोंग हो गई, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, ये सारी चीजों में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई ये सीधे सीधे आप जो पर्सन के इंटरेस्ट हैं उसके डेटा आप स्टोर करते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो बहुत पसंद है। जैसे अब कोई बंदा फ्लिपकार्ट के भैया शॉपिंग शर्टें मंगा रहा है, टी शर्टें मंगा रहा है, जीन्स मंगा रहा है, फिर अलग किन किन लोगों के लिए मंगा रहा है, तो उनको आप ऑफर दे सकते हो कि भाई अबीर है, वो हर महीने 3,000 रुपए की शॉपिंग करता ही करता है, तो मैं इसे कूपन दूंगा। लेकिन मैं अब विश्वास को नहीं दूंगा, क्योंकि विश्वास सिर्फ 500 रुपए की शॉपिंग करता है, ठीक है। तो अगर मेरी स्ट्रेटेजी है कि जो अबीर को देते रहो क्यों 3,000 की शॉपिंग कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करना चाहूंगा कि हर 2 महीने बाद विश्वास को भी कुछ कूपन दिया कि भाई 500 रुपए की शॉपिंग कर, 500 फ्री, ताकि विश्वास भी शॉपिंग करना शुरू कर दे और इस ये देखे कि भाई हाँ ऑफर आ रहे हैं, अमेजोन का ही लूं या फ्लिपकार्ट से लूं। तो ये इस चीज में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और मैसिव डेटा कंजम्पशन फ्रॉम अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड सोर्सेज, मतलब ऑफ कोर्स इंटरनेट पर है सारी चीजें, तो अनलिमिटेड सोर्सेज से मैं डेटा को कंज्यूम कर सकता हूँ। मतलब मैं नहीं, एल्गोरिदम मेरा वो डिजाइन जो प्रोडक्ट में बनाऊंगा, ठीक है, एक एल्गोरिदम बहुत सारे सोर्सेज से डेटा लेके उसको एनालाइज करके रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो मैं मिंत्रा, जबोंग छोड़ो, मैं पूमा का हो गया। अब पूमा का सामान अमेजोन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, उसके स्टोर्स में भी मिलता है, ठीक है, फैक्ट्री आउटलेट्स में भी मिलता है, तो हर तरफ से कलेक्ट कर लिया, फैक्ट्री आउटलेट वालों का भी डेटा ले आए, ऑनलाइन सेल का भी डेटा ले आए, फिर उससे एनालाइज करके कुछ रिजल्ट निकाला कि भाई शूज का ये रेंज है, जीन्स ये पसंद कर रहे हैं, टी शर्ट्स या प्रोडक्ट्स, फुटबॉल के शूज ज्यादा बिक रहे हैं, क्रिकेट की किटें ज्यादा बिक रही हैं पूमा की, राइट।
कहाँ पे विराट कोहली ब्रांडिंग कर रहा है, कहाँ पे धोनी ब्रांडिंग कर रहा है, मतलब बहुत अलग अलग लेवल्स पे मैं एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब अनलिमिटेड डेटा है तो कस्टमर बिहेवियर पैटर्न में स्टडी कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। फिर मैं एक ट्रेंड मॉडल बना सकता हूँ। मॉडल मतलब वही जो हम लोग अभी देखेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल की खुद से, कि भाई ये इनपुट आया है तो अब ये इस तरह, मतलब सिंपल सा मॉडल है कि डिस्काउंट आपको बांटना है। पूरा पूरा जो डिस्काउंट होता है, जैसे पहले होता था कि भाई हाँ वहां पे सेल लगी है, 50% ऑफ है, सबके लिए ऑफ है वो। लेकिन जब जो ऐप में आता है ना, तो आपके ऐप में जो ऑफर दिखा रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग ऑफर्स आते हैं सबको इंडिविजुअली, उसको बोलते हैं इंडिविजुअली टारगेटिंग करना। राइट, तो ये सब काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे अब अपने पास अनलिमिटेड डेटा आया, उसको मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया कि भाई अब अनलिमिटेड में सारा डेटा यूजफुल नहीं है, जो मेरा यूजफुल डेटा खाली उसको यूज किया, और उसके हिसाब से मैंने बेस्ट ऑफर्स बना के लोगों तक पहुंचा दिए। ठीक है, अब कौन से कस्टमर्स मेरे से खरीदने वाले हैं। जैसे मान लो कोई है कि जैसे कि प्रांजल है, वो नहीं खरीदता है कभी भी, वो सिर्फ रिचार्ज ही करता है फोन का। जब भी ऑफर आता तो मैं उसे कैसे इंटरेस्ट करूं कि भाई मैं उसे बोलूंगा कि आप मेरे से मोबाइल का रिचार्ज कराओ तो आपको कपड़ों की शॉपिंग का ऑफर मिलेगा, ऐसे करके कुछ कि भाई वो किसी तरीके से बस वो रिचार्ज के सिवा भी कुछ और शॉपिंग करने लगे। ये इस तरीके से बहुत डीप डाउन लेवल पे भी एनालिसिस और ये चलता है प्लानिंग, कि भाई कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए। जो सेल्स टीम है उसका अल्टीमेट काम है कैसे और कस्टमर को लाएं, और कैसे ऑलरेडी जो कस्टमर है उनको रखें। राइट, अब जैसे एक एग्जांपल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो गया कि इट फैसिलिटेट्स एक्यूरेट मेडिकल प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस। अब आपका मेरा अभी तक तो ये ट्रेंड है नहीं, यूएसए वगैरह विदेशों में नॉर्मल है कि भाई सबकी पूरी डिजिटल हिस्ट्री है। अब तो आप शायद डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भी पर्चा आपको डिजिटलाइज ही दे रहा है, मतलब कंप्यूटर लेके बैठा होता है। तो अगर मान लो बचपन से लेके आज तक किसी भी इंसान का पूरा रिकॉर्ड है कि भाई इस उम्र पे ये बीमारी हुई, ये दवाई लिया फिर ठीक हो गया, या फिर ये बीमारी हुई मगर चलती रही 2-3 साल तक, फिर जाके अल्टीमेटली ठीक हुआ। और ऐसा डेटा समझ लो पूरी स्टेट के सारे लोगों का हमारे पास एक कंप्यूटर में है। तो हम लोग ट्रेंड पता कर पाएंगे ना कि भाई उत्तर प्रदेश में ना सभी लोगों में इस एज पे ऑलमोस्ट ये बीमारी होती है, या फिर एक पॉइंट पे आके ये दवाई काम करती है, ये नहीं करती है। या 5 लोग आए सिर्फ पेट दर्द लेके, मैंने पांचों को अलग अलग दवाइयां दी, कौन सी दवाई ने पहले ठीक किया या बाद में ठीक किया, ये सब मैं रिपोर्ट मेंटेन कर सकता हूँ। इफ एंड ओनली इफ अगर डेटा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इसे डेटा कलेक्शन और डेटा स्टोरेज, उसकी क्लीनिंग, उसकी प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा अल्टीमेट मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सबसे मेन मोटिव है डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग। मतलब डेटा किस फॉर्म में मेरे पास है, वो सही है कि नहीं है, गलत है, मतलब कि भाई की सारे जो मेरे डेटा की फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड हैं कि नहीं, और वो सही है कि नहीं। ठीक है ना। अब सारा डेटा मान लो जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये डिजिटल हेल्थ का डेटा हमारे पास सारे लोगों का होना चाहिए। अगर मान लो वो सारा डेटा सिर्फ मेल का है, मेन लोगों का है, औरतों का नहीं है, लेडीज का नहीं है, तो फिर वो हमारा मॉडल तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में, वो तो हमारे मॉडल में आए ही नहीं, क्योंकि सारा डेटा मेरे में सिर्फ मेन लोगों का है। तो ये चीज का ध्यान रखना होगा। तो अल्टीमेटली 80% और 70% मशीन लर्निंग एआई इज डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आया, पेशेंट का रिकॉर्ड्स और सिम्टम्स हमारे को मिल गए, उसको हमने एनालाइज कर लिया, दवाई दे दी और सही इंप्रूव्ड हेल्थ केयर दे पाए। ठीक है, कि भाई हमने आपका रिकॉर्ड देख लिया नेट पे, सीधे आप आए मेरे पास, डॉक्टर ने सीधे आपको मतलब पूछा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके पास ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, उसने वो चेक किया कि हाँ यार खांसी भी हो रही है, सर दर्द भी हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, और पिछले 10 दिन से ये हो रहा है। तो पिछले आपका हिस्ट्री देखा, अच्छा अच्छा आपको ये पहले भी आपको जुकाम हुआ था, आपको एक बार निमोनिया भी हुआ था, तो अच्छा इसका मतलब है ये ट्रीटमेंट मैं आपको कर सकता हूँ। अल्टीमेटली डॉक्टर भी तो किताबें पढ़ पढ़ के पेशेंट्स को सीख सीख के, मतलब उसी से सीखते हैं कि भाई किस में कौन सी दवाई काम कर रही है, किसका क्या ट्रीटमेंट है ना। वो किताब में पहले तो सीखते हैं, एमबीबीएस और एमडी जब कर रहे होते हैं, फिर वो 500, 1000, 2000 पेशेंट्स को देखते हैं एक्चुअली, रिपीटेड जो उनके पास आते रहते हैं, महीना भर 2 महीना फिर ठीक हुए, उससे उनकी नॉलेज इंप्रूव होती है। अब वो सारी नॉलेज अगर हम एक मॉडल में डाल दें, मतलब अभी ये कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी लेवल पे ये काम हो रहा है। जैसे एक्सरे वगैरह देख के, अब आपका बताओ इमेज का, चेस्ट का एक्सरे अगर आपको सिखा दिया जाए भाई कि एक 6 महीने आपको सिर्फ एक्सरे स्टडी करना है, तो आप भी तो बता दोगे ना कि भाई ये चेस्ट का आपका एक्सरे किया कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे नहीं है, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, या कुछ पे है, लंग फ्रैक्चर है। डॉक्टर लोगों के पास भी क्या ही होता है, वो जो एक्सरे निकल के आ गया, फिर तो वो देख के और अपने एक्सपीरियंस से तो बताते हैं कि हाँ यार यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है, या आगे चल के यहाँ पे ये बन रहा है, कैंसर सेल है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, 10 दिन बाद फिर 1 महीने बाद कराया एक्सरे तो वो चेंज होके आया। तो ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं हम लोग डेटा के, इमेज डेटा के एनालिसिस करके भी। ठीक है। यस सर। सर फिर एक चीज मुझे पूछनी थी सर, एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि कोई मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सर, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन, मिंत्रा वगैरह,
सर उन लोगों के पास तो मतलब कई सालों का और कई मतलब पॉपुलेशन का डेटा होता है, जिस पे वो अपना कहते हैं एल्गोरिथम्स लगाते हैं और उसके हाँ हिसाब से मतलब यूज़र के हिसाब से उस एप्लीकेशन में उसकी चीज़ें आती हैं जो उसे पसंद होती हैं या उससे ठीक है। रिलेटेड ऑफर्स। अब जैसे सर कोई जैसे नया स्टार्टअप हाँ हेलो होता है तो अब वो विश्वास, नया तुम्हारी आवाज मार्केट में। आवाज कट हाँ गई सर। थी बीच में यार। हाँ बताओ। अच्छा सर, अभी अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ तो सर जैसे वो बड़ी कंपनी है तो सर उनके पास डेटा बहुत बड़े अमाउंट में, तो वो हाँ मतलब काफ़ी कुछ कर सकती है उससे यूज़र हाँ के हाँ लिए। अब सर जैसे कोई नई नई कंपनी है या नया स्टार्टअप है तो हाँ हाँ उसके पास तो सर डेटा ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि सर उसकी जो कंपनी है वो भी नई है। तो सर हाँ। फिर वो मतलब कैसे करता है कि मतलब उस वो कैसे करेगा यूज़र्स को कि मैं क्या क्या करूं, मतलब कि मेरे पास डेटा नहीं है तो यूजर्स को अच्छे हम्म। अच्छे ऑफर्स देना या इन कंपनीज की तरह अपनी हाँ एप्लीकेशन को बनाना। हाँ। तो जो नई कंपनीज होती है ना, एक तो मतलब हाँ सर। सिंपल सा ट्रेंड होता है कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले मार्केट सर्वे किया जाता है कि भाई मेरी कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, ऑलरेडी उसकी मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, कोई यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो ऑन या तो आप टीम लोगों को फिजिकली भेज भेज के रिकॉर्ड करवा लो, या ऑनलाइन सर्वे आप करा दो। अभी आप देखते हो कि यूट्यूब पे भी आता है कि भाई हाँ आप इनमें से कौन आता है। सा किसकी के बारे में सुना है, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, स्टार्टिंग में कौन से प्रोडक्ट के बारे में सुना है नहीं सुना है, सिमिलर टाइप का सर्वे आप करा सकते हो। फिर दूसरी चीज होती है कि आपको मान लो कुछ कुछ जो डेटाज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तुम वो बाई कर सकते हो डेटा सेट्स और खुद एनालाइज कर सकते हो। बहुत सारा डेटा जो जनरल मतलब पब्लिक के लिए मतलब ओपन सोर्स भी होता है कि आप भाई ठीक है मतलब ऑफकोर्स उसमें डिटेल ईमेल आईडी और फोन नंबर्स तो नहीं होंगे क्योंकि वो प्राइवेसी में आ जाता है, लेकिन इन जनरल बहुत सारे, जैसे कैगल का एक सोर्स है, गूगल डेटा सेट सर्च है, तो उसमें बहुत सारे आपको डेटा सेट मिल सकते हैं। राइट। फिर बाकी आप अपने वो डाल सकते हो, जैसे मैंने ऑनलाइन सर्वे आप खुद से अपना एक बना के आपने 6 महीने का सर्वे चलाया, उससे डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर एनालाइज करके आपने भेजा। या फिर इंडिविजुअली लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है, जैसे आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको ज्वाइन कर रहा है, तो उसके पास खुद का एक्सपीरियंस होगा, खुद के रिसोर्सेज होंगे जिनके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करके आपको काम करवा सकता है। वैसे मगर ये बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको दिक्कत आती है इनिशियली कि भाई कैसे एकदम से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या मैं नया प्रोडक्ट लाऊं, क्या स्कीम लाऊं। ऑफ कोर्स उनके पास डेटा की कमी होती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फायदा होता है ये सारी बड़ी कंपनीज को, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गए। ठीक है, हाँ ये हो गया। फिर एक तरीका होगा कि नॉर्मल भाई डेटा एंट्री वाला जो काम होता है ना, तो अभी अब क्या है कि एक बंदा बैठ के एक्सेल में एंटर कर रहा है डेटा, तो वो उतना सही नहीं है जितना सही होगा कि भाई मैंने पांडास यूज कर लिया, पूरा डेटा सेट कहीं वेबसाइट से मैंने फैच कर लिया, स्क्रैप कर लिया। जैसे डेटा स्क्रैपिंग भी एक चीज होती है, आप वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है क्या है, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट्स के बारे में आपको पता होगा कि वो बताते हैं कि कब भाई फ्लिपकार्ट पे कब सेल आ रही है, अमेजोन पे कब सेल आ रही है, कब किसमें क्या ऑफर आ रहा है। तो वो सब वेब स्क्रैपिंग से पूरा डेटा निकाल के, जैसे अब एक है IRCTC में जो टिकट बुकिंग होती है ना, तत्काल बुकिंग का उसमें एक ऐप होता है, पहले से डिटेल भर दो, जैसे ही खुलेगा फट से वो आपका टिकट कर देगा। तो वो मतलब कि एपीआईज, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स डेटा सोर्सेज आपस में टॉप बात कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो आप उस एपीआई के थ्रू डेटा फेच कर सकते हो, स्क्रैप कर सकते हो कि वेब में मान लो आपने डेटा निकाला, आप यहाँ पहुंच गए एसबीआई की वेबसाइट पे कि भाई कुछ कुछ रैंडम बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे, तो उसको आप स्क्रैप कर सकते हो, सारा डेटा एक साथ कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप अब ऑटोमेट भी कर पाते हो क्योंकि बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। राइट। अब बैंकिंग में तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब अल्टीमेटली अब जब अब देखते हो ना, ये स्कैन 1992 देखा होगा, या स्टॉक 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 मार्केट के बारे में देखा होगा, कुछ भाई निफ्टी ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे आ गया, कुछ ना कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं नॉर्मल कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कि भाई हाँ पेट्रोलियम की कोई डील साइन हो रही है, या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, या फिर एक नई कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीद रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स से लोग ही खुद से कि भाई अब ये शेयर खरीदने चाहिए, अब वो बेच देने चाहिए, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो नॉर्मल फाइनेंशियल नॉलेज होती है बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड डेटाज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। उस सबको भी हम अच्छे से ऑटोमेट कर सकते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, लोन अंडर राइटिंग कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन कि भाई कोई पैसे निकाल रहा है कि भाई वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है या कि कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। तो ये एनोमलीज हम पता कर सकते हैं कि भाई अबीर खान हर महीने 3,000 रुपए की शॉपिंग करता था, एक दिन उसने 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर दी, तो अब सीधे उसके मैसेज आएगा कि भैया ये अबीर खान आप ही हो,
आप ही ने 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, अब मान लो अब एक बंदा बैठ के सारी रोज देख रहा है, रो मतलब कि पूरे दिन भर का ट्रांजेक्शन आया, उसके बीच में 1000 रो के बीच में कहीं एक आबिर खान का 1 लाख होगा तो वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है जो उसको स्टडी कर रहा है थ्रू आउट की भाई, और जनरल ट्रेंड से मैच कर रहा है कि पिछले रिकॉर्ड के कंपैरिजन में क्या इसमें चेंज है, क्या इसमें चेंज है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये भाई डिफरेंट है, इट इज एनोमली। एनोमली मतलब नॉर्मल बिहेवियर से कुछ भी अलग होना, एक तरीके से आउटलायर मान लो, ठीक है। तो वो डिटेक्शन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब डेटा का बहुत सारा रिकॉर्ड है, उससे मैंने कुछ पैटर्न निकाला है, डेटा से मैंने कोई मीनिंग निकाला है कि भाई ये चीज ऐसे बिहेव करती है, ये चीज ऐसे बिहेव करती है, या ये पर्सन इस तरीके से, इसका ये बाइंग बिहेवियर है कि मंथ एंड में मान लो सैलरी आती है किसी बंदे की, तो वो फटाफट स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में बहुत सारा खर्चा करता है। तो मान लो मैंने पेटीएम के ऐप में निकाल दिया कि भाई हाँ किसी को रेंट पेमेंट करना है तो मैं 5% ऑफ दूंगा अप टू 1000 रुपीज, या फिर तुम्हें गैस सिलेंडर, ये सारे बिल मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ऑफर दूंगा, फिर नहीं दूंगा। कोई मिस कर गया तो उसे पूरे पैसे पे करने होंगे। और मैंने ऑफर दिया तो अब वो फोन पे और अमेजोन पे और मोबीक्विक की जगह खाली मेरा पेटीएम ही यूज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्लान कर सकता हूँ कौन सी स्कीम कब डालनी है बेस्ड ऑन सम ट्रेंड। अगर मेरे को ये लगता है कि भाई हाँ मंथ एंड में जब सैलरी आती है तभी लोग ज्यादा पेमेंट करते हैं, या फिर कोई वहीं पे और कोई और ट्रेंड आता होगा तो उसके हिसाब से करूंगा। राइट एक चीज जनरल सा मतलब सिंपल सा है कि हमारे जैसे कि अभी आप अपना ईमेल खोलोगे तो एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मेल पड़े होते हैं जो आपने खुद नहीं डाले होते। तो एक एल्गोरिथम चल रहा है गूगल में, अंदर में गूगल में और बाकी वेबसाइट्स में भी, कि बाकी ईमेल सर्विसेज में, जो स्पैम और नॉर्मल मेल में डिफरेंशिएट करता है। स्पैम मतलब कि भाई हाँ लॉटरी ले लो करोड़ों का, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स के बेसिस पे, यू हैव वॉन अ लॉटरी ऑफ 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है। अगर ऐसा लॉटरी वर्ड आ गया या प्राइज वर्ड आ गया है और वो ऑलरेडी आपके मेंबर में कॉन्टेक्ट लिस्ट में एडिट नहीं है, तो ये 2-3 फीचर देख के आप भी बोल सकते हो ना भाई ये तो स्पैम है, स्पैम है, स्पैम है। या फिर वो ऐसी एल्गोरिथम में लिख दी है कि अगर उसकी हेडिंग में, टाइटल में ये चीजें हैं, ये वर्ड है, या उसी कंटेंट में बहुत सारे लिंक हैं, और मैं वो ईमेल आईडी भी बहुत सस्पिशियस है, पहले कभी हमने देखी नहीं है, तो उसको स्पैम में डाल दो, ठीक है ना। तो ये सारी स्पैम डिटेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी मतलब में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, ये क्रेन हो गई। अब क्रेन, अब माइनिंग में ना बहुत माइनिंग होती है, खुदाई करके आयरन निकालना होता है, एल्यूमिनियम निकालना होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करते हैं। अब बाइक, नॉर्मल सा बाइक का एग्जांपल लो, बाइक चला रहे हो, अब महीने 2 महीने बाद उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, ब्रेक टाइट करने पड़ते हैं, ठीक है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। टायर को चेंज नहीं करोगे तो स्किड हो जाएगा बारिश में। तो ये मतलब कोई भी मशीनरी को मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपको भाई तबियत खराब हो, आपको खाना पीना और रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही मशीनरी को मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो बड़ी बड़ी मशीनरी में क्या होता है कि बहुत बड़ा पूरा पावर प्लांट मान लो, उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे, अब हर एक नट बोल्ट को चेक नहीं करोगे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं, रिकॉर्ड इन द सेंस कि भाई हर फर्म में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो कि आज मैं बॉयलर बोले तो जहाँ पे वो बॉयल होके स्टीम बनता है जिससे टरबाइन चलता है पावर प्लांट में, उस वाले सेक्शन का आज मैंने मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, उसमें ये पार्ट को हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। या फिर मान लो ये तो हम लोग प्लान्ड मेंटेनेंस कर रहे हैं, या फिर कोई फेलियर हो गया, कोई टूट टाट गया, कोई फूट गया, कोई पाइप बस्ट हो गया, तो हमने उसको चेंज किया। मगर इन सब का डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया, पिछले 4-5 साल का हमारे पास रिकॉर्ड, हमें पता लग गया कि भाई ये जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं ये इस टाइम पे फेल होते हैं, और ये कंपोनेंट्स हैं जो हर महीने बदलने पड़ते हैं, और ये जो बड़े बड़े कंपोनेंट हैं ये हर 3 साल बाद बदलने पड़ते हैं। तो जब हमको ये ट्रेंड पता लग गया, और हम लोग क्योंकि यार वो मटेरियल तो सेम यूज कर रहे हैं, जो पाइप आ रहा है वही पाइप लगा रहे हैं, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी भी सेम है, आयरन तो बदल नहीं जाएगा, तो अगर सेम कंडीशन रहती है अगले 3-4 साल में भी, तो हमें अब इस हिसाब से अपना मेंटेनेंस प्लान करना होगा कि भाई ये पार्ट फेल होने से पहले ही हम चेंज कर दें, क्योंकि भाई कुछ फेलियर हो जाएगा तो उस पर जो पहली बात तो वहाँ के वर्कर की जान को खतरा है। पावर हाउस में लाइट चली गई तो भाई पूरे घर में लाइट नहीं आएगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कंपनियां नहीं चल पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हाईली एफिशिएंट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब कि भैया एक रूटीन, पापा ने बोला है कि हर महीने की 15 तारीख को बाइक ठीक कराने जाना है, पूरी ओवर ऑयलिंग होगी, तेल चेंज होगा, तो वो करवाते रहो, लेकिन उसकी क्या जरूरत है। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई वो कुछ होता है ना कि 3000 किलोमीटर के बाद ही ऑयल चेंज करवाना है, या टायर इतने किलोमीटर बाद घिसता है, तो वो सब अपने ट्रेंड को, आपने वो सब पैटर्न्स को नहीं स्टडी किया, आपने खाली सिंपल एक शेड्यूल बना लिया, वो हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक हो गया करेक्टिव मेंटेनेंस, की बाइक चला रहे हो एक दिन पूरी जाके ऑन ही नहीं हो रही,
सीज हो गया इंजन, तब आपने जाके ठीक कराया तो आपको मैकेनिक ने बोला कि भाई यार सर्विसिंग करा लिया करो टाइम पे, ध्यान रखा करो कि इंजन ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, ये सब। और एक होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कि मैं पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई अभी जो प्रिडिक्ट कैसे करूंगा कि भाई मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में पूरे प्लांट के सारे इक्विपमेंट का टेम्परेचर आ रहा है, कितना प्रेशर पाइप में फ्लो हो रहा है, और इसका बैक फीडबैक करंट कितना है, या फिर और भी डिफरेंट पैरामीटर, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। ठीक है कि भाई मैं नॉर्मल टीवी चलाता हूँ, आज टीवी बहुत गर्म हो रखा है, कुछ दिक्कत तो नहीं, आप चेक करोगे कि भाई प्लग कोई एक्स्ट्रा पावर तो नहीं आ रही, कहीं तार तो नहीं कटा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इजी होता है कि मेरे को पहले से पता लग गया कि आज दिक्कत होने वाली है। आपने आज बाइक चलाई, सुबह आपको पता लगा खटर खटर कुछ आवाज आ रही है, आपने कहीं गए नहीं, चुपचाप बाइक ठीक करा ली, पहले जाके पता लग गया कि भाई कचरा कुछ फंसा हुआ था, उसमें दिक्कत था, आपके जो एग्जॉस्ट पाइप होता है तो वो आपका ठीक कर देंगे, तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ गया। तो मतलब इन जनरल ये है कि मशीन लर्निंग अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं, जहां पे भी हमारे पास डेटा एक अच्छी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, राइट, तो हम उसे कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हर जगह पे ना इसकी डोमेन नॉलेज बहुत काम आती है। डोमेन मतलब कि अभी ये मेंटेनेंस वाला काम है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कौन सा प्लांट है, ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई टेम्परेचर प्रेशर चेक करना है या फिर मुझे कुछ और चेक करना है इस चीज का। अब जैसे हेल्थ केयर वाला था, स्पैम ईमेल वाला हो गया, तो ईमेल की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं कैसे करूँगा, आप जनरली खुद कैसे करते होगे कि यार हाँ जिसमें ये प्राइस लिखा हुआ है, लॉटरी वाला सिस्टम है, बिना मतलब के लिंक है, तो वो एक स्पैम हो गया, राइट। तो एक डोमेन नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट है, पैरेलली हर जगह, ठीक है, वो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अब जैसे आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले के बैकग्राउंड के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के हो, तो आपको उसकी डोमेन नॉलेज है, या फिर आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है तो क्रिकेट का डेटा आपको एनालाइज करना है। क्रिकेट में बहुत डेटा आता है ना कि ये टीम से इतने विकेट हुए और इतने रन मारे, ये इकोनॉमी है, जीतने के लिए इतने चाहिए, वो भी ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, तो उसका भी बहुत सारा एनालिटिक्स होता है कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, राजस्थान रॉयल जीतेगी कि नहीं जीतेगी, क्या पंजाब जीतेगी, तो वो सब पे भी एनालिसिस करना है। तो आपको उसके लिए समझ होनी चाहिए कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा है। जो बैटिंग वाले होते हैं ना, कि ये जो अलग अलग ऐप होते हैं कि कौन कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसमें भी एनालिसिस ही करते हो, डेटा का है कि भाई पहले मैच में इतना खेला, फिर इतना खेला, परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव होती जा रही है, या उसे इंजरी हो गई तो भाई टीम से निकाल दिया मैंने कि भाई नहीं वो तो खेलेगा ही नहीं। तो ये आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, राइट। वरना जनरली क्या होगा कि आपको जिस भी कंपनी में जाओगे तो आपकी जब भी आप काम करते हो ना, तो एक बिजनेस टीम के साथ काम करना पड़ता है। डेटा एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गए, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर हो गए, ये सबको ना एक बिजनेस की टीम के साथ काम करना पड़ता है, ताकि वो आपको जो भी जानना है बिजनेस के बारे में कि कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तो आपको एक बिजनेस टीम के साथ से बात करनी पड़ेगी, उनसे जानना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, फिर ये आ गया कि मतलब इट हेल्प्स इन बेटर कस्टमर सेगमेंटेशन एंड एक्यूरेट लाइफ टाइम वैल्यू प्रेडिक्शन। ठीक है, अब कस्टमर सेगमेंटेशन जैसे कि नॉर्मल भाई की अभी आप दोनों की बात करते हो, अभी 3,000 रुपए मेरे को अमेजोन में दे रहा है तो वो मेरा वैल्यूएबल कस्टमर है, लेकिन आप 500 रुपए दे रहे हो विश्वास, तो फिर नहीं, आप ठीक है नॉर्मल वैल्यू है, ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा आपको मैं, बट अबीर का लिए मैं दूंगा। अभी शाहरुख खान भी अमेजोन पे शॉपिंग कर रहा है तो वो मेरा टॉप का कस्टमर हो गया भाई, उसके पास एक्स्ट्रा कार्ड्स होंगे, तो उसके पास क्रेडिट कार्ड भी होगा अनलिमिटेड वाला जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अलग अलग आपका किस लेवल का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे मैं सेगमेंट कर सकता हूँ कि भाई मेरे हाई वैल्यूएबल कस्टमर है या लो वैल्यू कस्टमर है। कोई बंदा मान लो 10,000 रुपए की शॉपिंग करता है हर मंथली, तो उसको अलग ही ऑफर आएंगे, उसके पास देखा कि भाई ICICI HDFC का कार्ड है, तो वो बैंक वाले भी समझ जाएंगे कि ये काफी खर्चा कर रहे हैं, तो बैंक वाला अपने एंगल से उसको देगा कि सर आप ये नया कार्ड ले लो, प्लेटिनम वाला कार्ड ले लो, इसमें 1 लाख रुपए की लिमिट है रोज शॉपिंग करने की, और भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ये कुछ भी रैंडम। तो ये सब चीजें आप पता कर सकते हो, जैसे कि लीड डेटा, तो हाई पोटेंशियल, मीडियम पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये कस्टमर का सेगमेंटेशन है, ठीक है, जो हमारी एल्गोरिथम से हमें पता लगता है। हम उसमें इनपुट क्या देते हैं कि डेटा क्या है उसका, वेबसाइट के कितने विजिट्स हैं, और ईमेल कैंपेन्स, मतलब वेबसाइट विजिटर, मतलब हर वेबसाइट में काउंटर लगा होता है कि भाई कितनी बार वेबसाइट विजिट हुआ, कौन से ऐड पे कितनी बार क्लिक किया, मेरे माउस का पैटर्न क्या है, मतलब अब तो हर एक जगह पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, मतलब कि डेटा को यूज करके मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये सेम एग्जांपल अभी बात करें कि पिछला पास्ट परचेज हिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से मैं क्या रिकमेंड करूंगा, और फिर आपकी टॉप पिक्स क्या है, ये एनालाइज करके पिछले हिस्ट्री को देख के कि अब आप नेक्स्ट क्या शॉपिंग कर सकते हो, मैं वो आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जीमेल पेज में आप स्पैम स्क्रीन देख सकते हो, कुछ स्पैम में ऑलरेडी पड़े होंगे। फेसबुक पेज में जाओगे तो ऑलरेडी आप फेस टैगिंग देखते हो कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोई भी अगर आपने पुराने फोटो भी देखोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट टैग हो चुके होंगे वो,
ठीक है, कि भाई ये बंदा है, ये बंदी है, ये सब बाय डिफॉल्ट टैगिंग वो इमेज पे। अब जैसे कि इमेजेस पे आपको पता है ना चेहरे में कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरे घर की छत है, ये पीछे वाली गली है, ये आगे वाला मोहल्ला है, आप देख के पता कर ले। तो वैसे ही चीजें हम इमेजेस अगर हम कंप्यूटर को दिखा के उसको लर्न करा दे, सिखा दें कि ये है और ये है, तो वो भी एक एक्चुअल सिस्टम की तरह काम कर सकता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, ठीक है, अपने आप सड़क पे चल रहे हैं, लाल बत्ती दिखी तो रुक जाएंगे, कोई साइड से आ रहा है तो स्पीड कम कर लेंगे, ओवरटेक करना है तो साइड से स्पीड बढ़ा लेंगे। जो कैलकुलेशन एक इंसान करता है बाइक चलाते वक्त, सेम एक ऑटोनोमस कार भी करती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट वाला हम लोग देख चुके हैं कि भाई अब देखो यहाँ पे 3-4 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों पे डेटा एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन एक एल्गोरिथम क्या है, इन सबसे ज्यादा काम कर सकती है। क्योंकि भाई ये है 9 से 5 काम करेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, इनको वॉशरूम ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक भी चाहिए होगा, बट एक एल्गोरिथम को कोई ब्रेक नहीं चाहिए। वो 24 घंटे 7 दिन पूरे साल काम कर सकता है, राइट। तो ये सब फायदे हो गए। अब जेन्युइन ट्रांजैक्शंस या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पता करने में हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक तो मान लो हम नॉर्मल ऑनलाइन यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं। अब कोई एक नया तिगड़म लगा के कोई हैकर आ गया, उसने अब कुछ और तरीके से पैसे यहाँ वहाँ हेर फेर कर ली, तो वो सब ये डिफरेंट पैटर्न्स इन ट्रांजैक्शन एक एल्गोरिथम ट्रैक कर सकती है, जो कि एक इंसान अगर बैठ के वो चेक कर रहा होता तो शायद ना कर पाए। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एनेबल, तो मतलब ये जो जनरल टर्म्स है, मतलब ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मतलब कि प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है, एनालिटिक्स मतलब एनालाइज करके कुछ जोड़ घटा के क्या होने वाला है, और एमएल मशीन लर्निंग, ये सब काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, अब जैसे कोर मशीन लर्निंग हो गया, उसके ऊपर हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं, मतलब इंटीरियर में, अंदर में वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश पिछले 50-60 साल से जो स्टैब्लिश एल्गोरिथम है, जो तरीके हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के, वही लगा के मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन और मुझे मगर मैं उसको यूज कर रहा हूँ कुछ प्रिडिक्ट करने में, मार्केट में कि भाई नया कस्टमर कैसे ऐड करूं, या अगली बारिश कब होने वाली है, या कहीं बाढ़ तो नहीं आने वाली है, या कहीं सूखा तो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें, या अगला इलेक्शन कौन जीतने वाला है, किसी भी तरह का डेटा। to research potential frauds, to analyze effects of certain decisions or events, to evaluate the performance of a given tool or scenario। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब इसके 3 टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के, मतलब मशीन लर्निंग के एनालिटिक्स के 3 टाइप इन जनरल होते हैं। ठीक है, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव मतलब सिंपल कि भाई डिस्क्राइब करो कि क्या सिचुएशन है अभी करंट में, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना, डिस्क्राइब। तो वो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको हम एनालाइज करके बताएंगे कि इस रेट से फैल रहा है, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने कम हो रहे हैं, इतने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, इतने लोगों को दोबारा कोरोना हुआ, इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग मर गए। ये अभी करंट प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कि भैया अभी हो गया, बताओ 5 महीने बाद दिसंबर 2021 में क्या सिचुएशन होगी कोरोना की, आज बताना है। तो उस वो जो हम टूल्स और टेक्निक यूज करेंगे वो आ जाएगा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में। ठीक है, अब आ गया प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं जो डॉक्टर दवाई लिखता है उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन लेके आना आरटीपी डॉक्टर का, तभी तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन ये आ गया कि भाई हमने आज डिस्क्राइब किया अभी का, और दिसंबर में होने वाला है जो हमने प्रिडिक्ट किया है। अब बताओ कि अगर दिसंबर में होने वाला है कि भाई 15 लाख केस आएंगे रोज कोरोना के, फिर तो सिचुएशन बहुत खराब है, तो अभी बताओ हमें क्या प्रिस्क्राइब करो, क्या करना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, कि पूरी सारी एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन कर दो, सारे कॉलेजेस ऑनलाइन कर दो, सारा वर्क फ्रॉम होम कर दो, बिल्कुल जिनको जरूरत नहीं वो बाहर ना निकलें, सबको फ्री में पीपीई किट बनवा दो। अब जो भी मतलब इस चीज को रोकने के लिए, अगर ये सही है फिर तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। अगर ये गलत हो रहा है, हमें इसे रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो आ गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। ठीक है, तो जैसे मैंने बता ही दिया डिटेल में कि व्हाट हैज हैपेंड, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स व्हाट हैज हैपेंड। अब क्या होता है, यूजेस डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग, मतलब कि हर तरफ से डेटा इकट्ठा करेगा। हमें बताना है कोरोना का क्या स्टेटस है आज, ठीक है 10 तारीख को, तो हम डेटा इकट्ठा करेंगे हर तरफ से, हर स्टेट हर शहर से, जितनी जगह से मिल पाएगा। एक तो अपने गवर्नमेंट का ले लिया, WHO का ले लिया, फिर जो लोकल हॉस्पिटल का ले लिया, दोस्त लोग जो पोस्ट कर रहे हैं उनसे मांग लिया, फिर उनको हमने समराइज कर दिया और उसको समराइज करके ग्राफ में दिखाया। पूरा मैं डेटा एक्सेल शीट में आपको दे दूंगा, तो अब आप क्या समझोगे, जिस आप शायद आप लोग समझ जाओगे, बाकी आम जनता है गांव वालों कैसे समझाओगे। तो उसको ऐसी शेप में लिखा कि भाई देखो आज 1 है तो कल 2 हो जाएंगे, और आज 2 है तो कल 4 हो जाएंगे। ऐसे सिंपली कोई ग्राफ बना के, कोई डेटा रीडेबल अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में हमने वो शो कर दिया, इंटरप्रेटेबल। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब स्किल है डेटा साइंटिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का, मतलब हम लोगों का,
कि हम जो डेटा हमने एनालिसिस किया है उसको एक अच्छी सी फॉर्म में शो कर पाए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जिसके लिए कोई इंजीनियर होने की जरूरत ना हो, ना मैथमेटिक्स की, ना अपने पापा मम्मी को भी दिखाओ तो वो भी समझ जाए, छोटी बहन को दिखाओ तो वो भी समझ जाए। मतलब इन जनरल वैसे आप जहाँ कंपनी में काम करोगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सब पढ़े लिखे और मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड के और बिजनेस बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो वो भी समझ जाएंगे जैसे बॉक्स प्लॉट बनाना है कि हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अल्टीमेट है कि स्टोरी टाइप बताओगे कैसे कि भाई अभी ये सीन है, हमें ये करना चाहिए, आगे आगे करना चाहिए, वो आगे देखेंगे। अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया। अब क्या है कि व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड फोरकास्ट टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड फ्यूचर, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि भाई ये ट्रेंड है, ये इस लेवल से, मतलब कि कोरोना की इक्वेशन हो गई है y इज इक्वल टू 2x, मतलब कि y इज इक्वल टू हो गया कल कितने केस होंगे, x इज इक्वल टू आज कितने केस है, तो ये इक्वेशन हो गई, कल के केस इज इक्वल टू आज के केस इंटू 2। फिर तो अगर ये ट्रेंड है फिर तो खाली बढ़ते ही रहेंगे बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई आज अगर 1000 केस है तो कल 20,000 केस होने वाले, राइट। तो ऐसी क्या हम इक्वेशन या स्टैटिस्टिक्स यूज करके कोई ऐसा मॉडल बना सकते हैं जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अब हम प्रोवाइड कंपनीज विद एक्शनेबल इनसाइट्स बेस्ड ऑन डेटा, तो हम कंपनियों को बता सकते हैं, जैसे मान लो अब हम डिफेंस में हो गए, मतलब कि गवर्नमेंट में हम लोग सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में, अगर हमें ये क्वेश्चन मिली कि y इज इक्वल टू 2x है, कि भाई रोज केस डबल होते जाएंगे, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ये भाई ये करंट स्टेटस है, राइट। तो अब आप देखो क्या करोगे। इसके बाद आ गया व्हाट शुड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, तो यूजेस ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन एल्गोरिथम्स टू एडवाइस ऑन पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन करना है कि भाई मैंने आज ये मैं आज अगर रोज डबल की गति से बढ़ रहा है तो मैं क्या ऐसा करूं कि कम हो जाएगा, तो मान लो मैंने सारा एजुकेशन को फुल ईयर के लिए ऑनलाइन कर दिया, सारे ऑफिस को बंद कर दिया, तो फिर अब मैं फिर से चेक करके देखूंगा कि भाई हाँ क्या केसेस की क्वेश्चन चेंज हो रही है, क्या y इज इक्वल टू 2x से y इज इक्वल टू 1.5x हो रहा है या 0.5x हो रहा है, मतलब किस लेवल पे चेंज। ऑप्टिमाइज करना मतलब कि बेटर करना। अब जैसे कि भाई आपको बोला गया कि 100 रुपए में है आपके पास और आपको दिन भर दिन काटना है, ठीक है। अब एक तो हो गया कि सीधे आप 100 रुपए के जाके बर्गर खा लो, एक टाइम का काम हो जाएगा, या फिर आपको ऑप्टिमाइज नहीं भाई मेरे को पूरा दिन चलाना है 100 रुपया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपने कहा कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ दाल चावल लेके आता हूँ और उसे बना के खाता हूँ, तो वो आप क्या है कि भाई कितने रुपए में एक दिन का ही एक ही दिन चलाना है, कल फिर 100 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो वो दाल चावल का स्कीम बेटर है, ठीक है। या आप समझ लो कि भाई नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत सारे फ्रूट्स खरीद लेता हूँ और वो खा लूंगा, राइट। तो ऐसे करके आप कैसे गिवन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज बेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिमुलेशन एल्गोरिथम्स की भाई आप सिमुलेट कर दो कि जैसे डेटा मतलब कोरोना की जो ग्रोथ है उसको मैंने सिमुलेट कर दिया कोई पाइथन का विजुअलाइजेशन टूल यूज करके, आज ये है कल इतना है तो बाद में कितना होगा एक ट्रेंड के हिसाब से, और तो हमें क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट्स टू क्वालिफाई द इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर डिसीजंस इन ऑर्डर टू एडवाइस ऑन पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो अब हमें करना है कि क्या क्या हम फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होंगे, और ताकि हमें जो आउटकम चाहिए वो मिले, राइट। ये काम हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का। तो देखो बिल्कुल बेसिक सा ट्रेंड, बेसिक सा जो जनरल वो होता है पाइपलाइन बोलो या प्रोसेस फ्लो बोलो मशीन लर्निंग का, वो ये होता है कि भाई इनपुट डेटा होगा और बीच में मशीन लर्निंग होगी और फिर आउट एक प्रेडिक्शन मिल जाएगा। मतलब मैं डालूंगा कि आज केस कितने हैं मुझे पता चल जाएगा कल कितने केस होंगे, मैं डालूंगा कल कितने केस होंगे तो मुझे परसों कितने केस होंगे ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा उसमें। अब क्या होता है इसमें ट्रेनिंग एक कुछ पार्ट होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बोले तो जैसे कि भाई अब आपको भी तो डायरेक्टली पाइथन में कोड करना पहले नहीं आता होगा ना, बचपन में मैथमेटिक्स आपको नहीं आती होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दी, क्लास में पढ़ाया, सॉल्व करके एग्जाम्पल दिखाया, आपने एक्सरसाइज करी, फिर आप सीखे। तो सेम एक मशीन को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो एल्गोरिथम है वो भी सीखती है, पहली बार में गलती करेगी, दूसरी तीसरी बार तो हजारों बार उसे रिवाइज करना पड़ता है, उसे एपॉक्स बोलते हैं। तो वो मशीन जाके सीखती है फिर आउटपुट देती है, मतलब कि तुरंत पहले ही बार में सही आउटपुट नहीं देगा, उसको ट्रेन करना पड़ता है बार बार। जैसे भाई कोई भी प्लेयर है वो ट्रेनिंग, सब लोग विराट कोहली के बराबर के नहीं है ना, विराट कोहली एक ही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही है, तो उसी वो कौन कितना ट्रेनिंग करता है, एकदम सिंपल एग्जैक्ट वही कनेक्शन है दोनों का, मशीन लर्निंग का भी और लोगों का भी, ह्यूमंस का भी, उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है एल्गोरिथम में, फिर जाके हमें प्रेडिक्शन मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या, जैसे सब लोग की एआई, जैसे ये क्लास भी आप लोग एआई का था, बट हम लोग मशीन लर्निंग और पाइथन और डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो कनेक्शन देखो ये है कि जनरल टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब जो जैसे सब्जेक्ट बोलेंगे पूरा कि भाई ये सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब किसी भी चीज को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने के लिए जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग की, ठीक है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जैसे आप एलेक्सा हो गया, चैट बॉट, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जहां पे आपको टेक्स्ट में मशीन लर्निंग लगानी है, सिंपल सी बात।
कि मैं कुछ टेक्स्ट बोल रहा हूँ, कोई चैट कर रहे हो आप, जैसे बहुत सारी वेबसाइट में अब चैट बॉट्स आ गए हैं, HDFC में जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओगे, SBI में जाओगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है बेसिक आप उनसे पूछ सकते हो। या आप कहीं पे कॉल करते हो तो खुद से ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम है तो 2 दबाएं, या फिर आपका नेट बैंकिंग का इशू है 3 दबाएं, तो वो ऑटोमेटेड है, राइट। ये आ गया। अब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के अलग अलग एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइविंग कार है तो इसमें अलग टाइप की मशीन लर्निंग लगी है। अलग टाइप की मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग के बहुत सारे, इज अ टूल बॉक्स। मशीन लर्निंग समझ लो एक टूल बॉक्स है। जैसे अभी आपको ना अपना लैपटॉप खोलना है तो पतला वाला पेचकस चाहिए, क्रॉस वाला। अगर आपको दीवार में कील घुसानी है तो अलग वाला पेचकस चाहिए, या हथौड़ा चाहिए ठोकना है तो समझ लो वो टूल बॉक्स है मशीन लर्निंग। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको उसके हिसाब से उसमें से चुन के टूल वो निकालना है कौन सा वाला काम आएगा, कि स्पैनर चाहिए, कि भाई पेचकस चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मतलब क्या चाहिए, राइट। अब यहाँ पे Amazon एलेक्सा आ गया। अब एलेक्सा में क्या है कि उसमें कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार में कैमरा चाहिए, मेरे को लिडार सेंसर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, स्पीड कंट्रोल चाहिए, एक्सीलरेशन कंट्रोल चाहिए, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम होगा, वो उसका क्या ट्रेंड होगा, वो सब चीजें अलग, इसमें अलग हिसाब किताब है। अब यहाँ Amazon में सिर्फ क्या है कि भाई वो कोई मैं कुछ बोलूंगा उसको बदले में मेरे को उससे आंसर्स देने हैं, एक ऑडियो इंटरफेस है सिर्फ। या फिर एक गेमिंग वाला हो गया कि भाई कंप्यूटर गेम खेलना है आपको, गेम ऑफ चेस, तो इसमें आप अलग टाइप की मशीन है। इसमें क्या है भाई कि ये जैसे कि अब ये गाड़ी तो कहीं भी मुड़ सकती है, मगर ये क्या है कि या तो आगे जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ठीक है। इसके अलग अलग, सबका अलग अलग डेफिनेशन है, एल्गोरिथम है, अलग अलग टूल लगे हैं। तो मतलब इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है किसी भी नॉन लिविंग चीज को इंटेलिजेंट बना देना, ठीक है, जनरल। और मशीन लर्निंग मतलब कि वो टूल है जो हम यूज करके किसी भी चीज को मशीन वो बनाते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। इन जनरल देखो ये 3 टाइप होती हैं, मतलब सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो और भी मोटा मोटी रूप में देखोगे तो सिर्फ 2 टाइप की लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। ये मशीन लर्निंग के टाइप्स हो गए। अब सुपरवाइज लर्निंग जो देखो, सुपरवाइज्ड पहले मतलब समझो। सुपरवाइज्ड मतलब सुपरवाइजर से सुपरवाइज आया। सुपरवाइजर कौन होता है भाई? जो ऊपर देखता है कि हाँ सब लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। या समझ लो एक टीचर जो होता है, क्लास में टीचर होता है, बच्चों को बताता है कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। सुबह मतलब जो भी चीजें, मतलब मैथ्स पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, हमें बताया कि ये 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है, 5 - 2 3 होता है। तो -2 इन सब का मतलब हमें बताया। फिर हम खुद से कुछ भी, हमें 5 - 2 बताया तो हम 100 - 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्योंकि वो ट्रेंड हमने सीख लिया, हमने वो नॉलेज गेन कर ली। तो अगर मान लो आपके पास डेटा ऐसा है जिसमें आपको पता है कि भाई टारगेट वेरिएबल क्या होना चाहिए, मतलब कि लेबल है आपके पास, डेटा है, उस डेटा को मानो, क्या डेटा का मतलब है रोज एंड कॉलम्स, एक्सेल शीट, ठीक है। बहुत सारी रोज है, बहुत सारे कॉलम है, ये हो गया डेटा हमारे लिए। मशीन लर्निंग के केस में यही होता है, डेटा रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन। थर्ड डायमेंशन भी हो सकता है, मतलब वो बाद में देखेंगे। रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं। तो हमें मान लो कि क्लियरली हमें बता दिया कि एक टारगेट वेरिएबल है मेरा। टारगेट वेरिएबल मतलब कि जिसको मुझे स्टडी करना है, जिसको मुझे प्रेडिक्ट करना है, कि प्राइसिंग, ठीक है, कि मैंने भाई पिछले मंथ में इसने कितने की शॉपिंग करी, क्या क्या आइटम्स खरीदे और उसकी क्या क्या प्राइस थी, ठीक है। तो अगर मेरे डेटा में एक टारगेट कॉलम है, टारगेट रिस्पॉन्स है, तो वो हो गया सुपरवाइज लर्निंग। मतलब मैं मशीन को सेम बोल रहा हूँ कि भाई अगर जैसे सिंपल सा एग्जांपल मान लो, हाइट और वेट को यूज करके मुझे बताना है कि बच्चों के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। नॉर्मल सा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्टूडेंट्स की हाइट और वेट के हिसाब से आपको बताने मार्क्स कितने हैं। तो मेरे पास हो गया ये मतलब एक्स और वाई जेड हो गया, ऐसे करके कि ये हो गया हाइट, मेरे पास एक कॉलम हो गया, मेरे पास एक वेट हो गया, और मुझे मार्क्स बताने हैं, ठीक है। मुझे मतलब ये एक मॉडल लर्न करना है कि जो मेरे को हाइट वेट के चक्कर में मार्क्स बताएगा। तो मैं उसे क्या बताऊंगा, पहले एग्जांपल दूंगा। मैंने 100 एग्जांपल दिए, एक स्टूडेंट की हाइट वेट इतनी और मार्क्स इतने, उसकी हाइट इतनी वेट इतना मार्क्स इतने, हाइट इतनी वेट इतना और मार्क्स इतने, ठीक है। और इन 100 एग्जाम्पल को देख के मैंने बोला कि भाई अब बताओ कोई मशीन लर्निंग मॉडल बताओ, तुम खुद से सीखो कि अब एक नया बंदा आया, उसकी हाइट है मान लो इतनी और वेट है इतना, बताओ मार्क्स कितने होंगे बेस्ड ऑन ये 100 एग्जाम्पल। तो अब अगर आपको ये टास्क दिया जाए तो आप देखोगे कि हाँ यार हाइट इतनी है, वेट इतना है, तो आप ट्राई करोगे कि मैं चलो प्लॉट करके देखता हूँ, कि चलो मैंने यहाँ पे प्लॉट करता हूँ कि यार अगर वेट ये है और मार्क्स, पहले बारी बारी प्लॉट कर रही है, मार्क्स है, तो ये ट्रेंड आया कि वेट बढ़ रहा है तो मार्क्स बढ़ रहा है, मतलब मैंने यही सारी 100 वैल्यूज प्लॉट कर दी। फिर मैंने एक और प्लॉट बनाया यहाँ पर, जो है कि भाई ये हाइट है, ये उसके मार्क्स हैं,
और मार्क्स के हिसाब से भी मेरे को ये लगा कि अगर हाइट बढ़ रही है तो मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब सा ये दो ट्रेंड मेरे पे आ गए, ये 100 लोगों के डेटा के बेसिस पे कि भाई हाइट और वेट ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा होंगे। अब कितने होंगे मैथमेटिकली वो हम निकाल सकते हैं, वो हमारा काम मशीन लर्निंग कर देगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास डेटा में एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल बोले तो टारगेट वेरिएबल, कि भाई हाइट और वेट के हिसाब से मार्क्स बताना है हमें, और हमने एग्जाम्पल दिया हुआ कि ये हाइट ये वेट पे ये मार्क्स है, ऐसे 100 150 1000 1 लाख 10 लाख एग्जाम्पल दे दिए, तो हमारा वो काइंड ऑफ लर्निंग होगी सुपरवाइज लर्निंग। मतलब मैं अपनी एल्गोरिथम को बता रहा हूँ कि अगर इनपुट ये है तो आउटपुट ये होना चाहिए, अब तुम सीखो कि अंदर में क्या चल रहा है। मैंने कहीं पे भी ये लॉजिक नहीं बताया कि हमें बायोलॉजी से पता है कि मार्क्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द हाइट प्लस 3 टाइम्स द वेट, 2 टाइम्स द वेट प्लस 3 टाइम्स द हाइट। ये नहीं है, ये हमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी, कोई बायोलॉजी में ये देयर इज नो लॉ जो हमें बता पाए कि हाइट और वेट और मार्क्स में क्या कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है तो हम लोग ये डेटा का एग्जाम्पल देके यूज कर सकते हैं कि हमने मशीन को खूब सारे एग्जाम्पल दिए, हाइट ये वेट ये तो मार्क्स ये, ऐसे 1 लाख एग्जाम्पल दिए, तो वो अंदर में अपने आप में कोई ना कोई एक मॉडल बना लेगा मैथमेटिकल, जो हमें आगे करेक्ट रिस्पॉन्स दे पाएगा। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमें एग्जाम्पल गिवन होता है, लेबल बोलते हैं कि भाई इसका क्या लेवल है। अगर हाइट है कितना 4 फुट और वेट है 50 किलो तो मार्क्स है 70। तो जो लेबल हो गया इन दो डेटा पॉइंट्स का, हाइट इज इक्वल टू 4 एंड वेट इज इक्वल टू 50, उसका लेबल हो गया 40, मतलब 70 मार्क्स। जो भी हमारा लेबल मतलब आउटपुट टारगेट वेरिएबल जिसको हमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो हो गया हम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं या रिग्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि देखो क्लासिफिकेशन मतलब मेरी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि मुझे हाइट और वेट के हिसाब से बताना है कि मार्क्स कितने स्टूडेंट के। एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हाइट और वेट के हिसाब से बताओ कि ये बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो अभी जो है ना मेरा बॉय गर्ल केस में मेरा आउटपुट वेरिएबल क्या होगा? या तो बॉय या मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, यही होगा, यही दो आउटपुट वेरिएबल है। लेकिन मार्क्स अगर मुझे प्रेडिक्ट करने हैं तो वो क्या वेरिएबल हो गया? वो एक लीनियर वेरिएबल है। मतलब 1 2 3 4 5 5.5 50 55 60 100 99 99.5 मार्क्स एक लीनियर वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बॉय गर्ल वो डिजिटल है, डिजिटल बोले तो बाइनरी है, या तो दो वैल्यू में से एक ही होगा मेरा आउटपुट, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मतलब अगर मुझे अपने आउटपुट को या जो मेरा डेटा है उसको डिवाइड करना है क्लासेस में कि भाई बॉय है या गर्ल है, या फिर हाई मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास है, या एवरेज मीडियम या हाई है, मतलब कुछ भी क्लासेस हैं, क्लासेस बटी हुई हैं, उसमें डालना है तो क्लासिफिकेशन है। अगर मुझे एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो वो रियल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो मेरा वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया, जैसे प्राइस हो गया, मार्क्स हो गया, हाइट हो गया, ये सब प्रेडिक्ट करना है। अगर मेरा टारगेट वेरिएबल ये है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं क्लासिफिकेशन का एग्जांपल। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया ये इज द मेल अ स्पैम। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, मेरे में बहुत सारे मेल आते हैं, मुझे अब सीधे ऐसा मॉडल चाहिए कि मैं उसमें मेल डालूंगा, मुझे वो आउटपुट बताएगा कि भाई वो स्पैम है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या डालूंगा? मेल आईडी बताया, आईपी एड्रेस बताया, सब्जेक्ट क्या है और टाइमिंग क्या है, मान लो ये सब वेरिएबल है। उसको देख के एक मॉडल बनाओ जो मुझे बताएगा कि क्या वो स्पैम है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ? क्लासिफिकेशन हुआ, क्योंकि मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई रियल वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्लास कर रहा हूँ कि भाई आउटपुट क्या है, या तो वो स्पैम है या नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया सिंपल की ये कि आज बारिश होगी कि नहीं। मैंने आज की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और विंड स्पीड डाला इनपुट में, ये मेरे इनपुट वेरिएबल हो गए। ठीक है, इनपुट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई, क्योंकि नॉर्मली यही तो लिखते हैं इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब मैथ में मतलब कुछ भी कि भाई वाई हमें निकालना होता है एक्स का फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, कुछ भी, राइट। तो टारगेट वेरिएबल को वाई बोलते हैं इन जनरल। आगे अपन खूब ठीक से देखेंगे इसको जब हम कर रहे होंगे एक्सरसाइजेज और थ्योरी। ठीक है, तो मैं ह्यूमिडिटी टेम्परेचर विंड स्पीड डालूंगा, मुझे ये बताओ कि आज बारिश होगी कि नहीं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो सिंपल सा मॉडल हो गया मेरा ये है बेसिक, कि भाई मैं इनपुट डालूंगा, प्रिडिक्शन में मुझे कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स मिलेगा। कैटेगोरिकल मतलब एवरेज मीडियम हाई, बॉय गर्ल डॉग और कैट। ठीक है, इस टाइप का क्लासिफिकेशन होगा, यस और नो, ये टाइप का। बाइनरी है, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब दो ही क्लासें हैं, यस और नो, और तीन मतलब टर्शरी का मतलब तीन क्लासें हो गई,
कि भाई जैसे मुझे क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से उन्हें डिवाइड करना है कि वो फर्स्ट क्लास पास है, सेकंड क्लास पास है, थर्ड क्लास पास है। तो 3 कैटेगरी हो गई, सिंपल। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन का। तो इसका जनरल ट्रेंड ये है कि सेट ऑफ इनपुट डालूंगा मैं, उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शन बनाऊंगा, और जो मेरा आउटपुट होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स होगा, मतलब एक सिंगल वैल्यू मिलेगी मुझे आउटपुट में, 95, 36, 27, 1000 या 2000, कुछ भी एक सिंगल नंबर मिलेगा, कोई क्लास नहीं मिलेगा आउटपुट। अब जैसे एग्जांपल मेरा हो गया ये कि भाई घरों पे मुझे पता करना है घरों की कीमत कितनी है हाउस का, तो मैं कैश बेसिस पे कि नंबर कितने हैं, उनकी घर की एज कितनी, कितना पुराना घर है और कितना एरिया है, उसके हिसाब से बताओ प्राइस क्या होगी घर की। ठीक है, ये तो कोई क्लास थोड़ी है, तो प्राइस है, तो ये हो गया मेरा रिग्रेशन। या फिर मुझे बताना है कि स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, कि भाई जीडीपी और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बताओ कि स्टॉक की प्राइस क्या होगी। ठीक है, अब जैसे ये सब पैरामीटर पता ही नहीं अपने को क्या होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो आइडिया होगा। ठीक है ना, सिंगल वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है हमें, रियल वैल्यू। अब आ गया अनसुपरवाइज लर्निंग पर। अब जैसे अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब कि टीचर नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, कि जो भी चीज हम लोग सीखते हैं खुद से, ठीक है, जिसके बारे में हमें कोई बताता नहीं है कि भाई ये सही है या गलत है, या तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है, वो सब कोई नहीं बताता, हम खुद से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कॉलेज में आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, आपके कॉलेज क्लास में 50 लड़के होंगे, 50 के 50 तो आपका फ्रेंड नहीं है, लेकिन 50 में छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे कि भाई ये लोग आपस में दोस्त हैं, ये लोग आपस में दोस्त हैं, उसमें किसी ने किसी को बताया नहीं, आपने खुद से एक्सप्लोर किया, आपने सब लोगों से बात की, कुछ लोग मतलब आपके घर के पास रहते हैं, कुछ लोग से आपकी बहुत जमती है, मान लो कुछ सिमिलैरिटी पाई कि भाई आप भी क्रिकेट खेलते हो वो भी खेलता है, आपको भी कॉमिक्स पसंद है उसको भी कॉमिक्स पसंद है, तो इस तरीके से आप खुद से फ्रेंड्स बन गए। तो अगर कोई नया बंदा आके देखेगा तो वो मतलब अगर मान लो इंटरवल में जैसे आप रिसेस टाइम में ग्राउंड में हो, तो बहुत सारे लोग अपने ग्रुप्स में दिखते हैं ना घूमते हुए, तो वो किसी ना किसी सिमिलैरिटी की वजह से साथ में घूम रहे होते हैं। तो वो किसी ने उनको बताया नहीं है कि तुम सबको इंटरवल में साथ में खेलना है, तुम लोग को यहाँ खेलना है, वो अनसुपरवाइज्ड है, कोई सुपरवाइजर नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अपने आप से साथ में रह रहे हैं, अपने आप से एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिमिलैरिटी है उनके बीच में किसी भी बेसिस पर, तो वो हो गई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सेम चीज अगर हमें मतलब डेटा के बीच में हमें आउटपुट पता ही नहीं है, ठीक है, अभी अभी जैसे मैंने हाइट वेट मार्क्स वाला है, मैंने सेम डेटा डाल दिया और मेरा कोई आउटपुट वेरिएबल नहीं है, मैंने खुद से चाहता हूँ कि ग्रुप बताओ, तो मेनली शायद ग्रुप बन जाए कि भाई ज्यादा हाइट वाले बच्चे और ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों का एक साथ ग्रुप बन जाएगा, कम हाइट और कम मार्क्स वालों का एक साथ ग्रुप बन जाएगा, एवरेज हाइट एवरेज मार्क्स वालों का एक साथ बन जाएगा। ऐसा कुछ भी रैंडम ट्रेंड, मतलब जो डेटा के अंदर कुछ भी जो मुझे, जैसे आप ट्री का हो गया, जैसे आप पेड़ों में देखते हो, जो पेड़ में क्या बोलते हैं, जो पत्तियां झाड़ वाड़ है वो कुछ किसी प्लान के हिसाब से थोड़ी जाती है, मगर घर एक प्लान के हिसाब से बनता है कि ये ईंट यहाँ लगेगी फिर यहाँ विंडो बनेगी। पेड़ ऐसे नहीं होते, जंगल ऐसे नहीं होते, तो वो अनसुपरवाइज होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि भाई क्या होगा अंदर, टारगेट वेरिएबल क्या है या मुझे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, विदाउट डूइंग दैट मुझे बस ये पता करना है कि क्या कोई अंदर में ट्रेंड है, कोई सिमिलैरिटी, कोई ग्रुप, कोई क्लस्टर है कि नहीं, तो वो हम यूज करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बेसिक होता है कि हम डेटा डालेंगे और एक एल्गोरिथम में इसे पास करेंगे, एक मॉडल बनेगा जो हमें ग्रुप मतलब नया ग्रुप बना के दे देगा, सेम जैसे स्टूडेंट्स वाला हमने ग्रुप बनाया था। तो मोस्टली अनसुपरवाइज लर्निंग में हम ग्रुपिंग करते हैं कि भाई कौन कौन से डेटा पॉइंट्स आपस में सिमिलर है। जैसे आपके पास बैंक का डेटा दिखा दिया, बैंक के डेटा की मैंने 100 रो दे दिया आपको अलग अलग, कि भाई उसने कितना खर्चा किया, उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसका फोन नंबर क्या है, तो उसके बेसिस पे मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, आप मुझे बताओ कि कुछ है इसमें ट्रेंड, तो आप ये बोलोगे कि सर इसमें ये ना 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1000 से कम का ट्रांजेक्शन किया है, और 25% ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है, और बाकी सर 25% ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है। तो 3 ग्रुप अपने आप बन गए खुद से। अब ये कुछ और भी ग्रुप हो सकते थे, आप चाहो तो और ज्यादा ग्रुप बना सकते हो उसके अंदर, कि अच्छा बताओ 1000 से 2000 वाले 10 ग्रुप बना के दो, तो वो भी मैंने पहले से आपको बोला नहीं है, आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो कि डेटा में क्या ट्रेंड है। ठीक है, ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कि जैसे कि मान लो मेरे पास ये डेटा है, मतलब कि ये इस तरह के कुछ डेटा है, रेक्टेंगल सर्कल स्क्वायर हो गए, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इसको आप क्या ये डेटा आपके पास है, इससे बताओ आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो आपने एक ये निकाला कि भाई आपने सारे ब्लू कलर के एक तरफ कर दिए, सारे रेड कलर के एक तरफ कर दिए, सिंपल सा एग्जांपल है। दूसरा तरीके से बोला कि सर मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया कि सारे रेक्टेंगल सारे स्क्वायर एक तरफ, सारे सर्कल एक तरफ।
ठीक है। फिर तीसरे ने बोला कि नहीं सर, मैंने कहा जो भी ये शेप्स हैं, जो एक साइज, जो बड़े साइज की है वो इस तरफ, छोटे साइज की इस तरफ, तो मैंने ये मॉडल बना दिया है। ठीक है, कुछ भी ये हो सकता है, राइट। अब जब मैंने एक डेटा मुझे मिला, उसके ऊपर मैंने ये मॉडल बनाया, अब जब नया डेटा मेरे अंदर डालेंगे तो मैं इनको नया एक प्रेडिक्शन बना के दूंगा। ठीक है, तो मतलब इस डायग्राम को समझने का तरीका ये है कि एक डेटा मेरे पास आया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में मैंने उसको डाला, उसके बेसिस पे एक मॉडल बन गया, मतलब डेटा ने खुद से, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने खुद से कुछ कुछ मॉडल बनाया, और उस मॉडल को यूज करके मैं नया डेटा जब आएगा तो मैं प्रिडिक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, यही तो अल्टीमेट गोल मेरा यही है कि पुरानी चीज से सीख के नई चीज में अप्लाई करूंगा। मैंने स्कूल में इंटीग्रेशन पढ़ा, तो जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में सॉल्व, मतलब प्रैक्टिस में सॉल्व किए थे, अब एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आएगा जो किसी भी किताब में नहीं, तो भी मैं कर पाऊंगा। यही मेरा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, अब आगे अनसुपरवाइज लर्निंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग करने में, भाई कि भाई ग्रुपिंग करनी है हमें, जो भी डेटा आया है उसमें क्या क्या ग्रुप पॉसिबल है। एसोसिएशन करना है कि भाई हमें एसोसिएट करना है चीजों को। एसोसिएशन मतलब कि अब जैसे कि भाई जिसने फोन खरीदा तो उसने हेडफोन भी खरीदा, तो हाँ मतलब कि ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन अगर डेटा में से मैं ये खुद से निकालूं कि सर ये जो ट्रांजैक्शन है 11,999 रुपए का और प्लस 2,999 रुपए का, ये एक साथ है क्योंकि सर ये एक ही साइट से हुआ है और 1-2 मिनट के इंटरवल पे हुआ है, क्योंकि दोनों। और फिर हमें बाद में पता लगा बैक ट्रैकिंग करके कि अच्छा ओहो, ये एक हेडफोन है, एक मोबाइल है, तो ऑफकोर्स साथ में खरीदा होगा, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है। और एनोमली डिटेक्शन हो गया कि भाई एकदम ही अल्टर चीज हो रही है, जैसे वो था कि नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे 1000 ट्रांजैक्शन में से सारे के सारे जो है वो 10,000 12,000 के हैं, एक 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो वो एनोमली हो गया, खुद से पता लग गया, हमने पहले से नहीं बताया, इन खुद से हमें एक ट्रेंड पता लगा। ठीक है, अब जैसे एक ये एग्जांपल हो गया कि मेरा इनपुट डेटा ये है, ठीक है, नॉर्मल कि भाई उसमें कुछ फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी वाली बॉलें हैं। अब मैं इनपुट ये दूंगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? मेरे को मेरी एल्गोरिथम में 3 ग्रुप बना के दे देगी कि भाई आप अगर ये डालोगे तो मैं उसे इस ग्रुप में डालूंगा, अगर आपका इनपुट ये है तो मैं उसे इस ग्रुप में डालूंगा। खुद से क्लस्टरिंग कर दी, कुछ नहीं बताया पहले से इसको। अब आप एक्चुअली भी एक इंसान से भी बोलोगे कि भाई सॉर्टिंग कर दो, तो आप खुद से यही सॉर्टिंग करते, वही एल्गोरिथम ने भी खुद से कर दिया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि बेस्ड ऑन द की शेप और कलर के हिसाब से ये सारी एक ग्रुप में कर दी, ये सारी एक ग्रुप में कर दी और ये सारी एक ग्रुप में कर दी। ठीक है, सिमिलर थिंग्स ग्रुप टुगेदर। अब अल्टीमेट लास्ट एग्जांपल आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यार रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब सिंपल सी बात यह है कि जैसे आपको अब बोला घर में कि भाई नहीं आग से मत खेलो, हाथ जल जाएगा, आप नहीं माने, बचपन में सब लोग करते हैं, गर्म चाय लेके चल दी और गिर गई उनके ऊपर। एक बार वो बच्चा जल गया ना, उसके बाद मतलब जल के थोड़ा बहुत चोट लगा, फिर ठीक हो गया रोने पिटने के बाद, तो अब वो दोबारा वो समझ गया कि वो जो कप में चीज होती है बहुत गर्म होती है, उसमें नहीं करना है, उसको नहीं भाई छेड़ना है अभी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आ गई कि अब जो सॉकेट होता है, सॉकेट में उंगली मत डालो, उंगली मत डालो, मना करते हैं, एक बार उंगली चली जाती है, करंट लग जाता है बच्चे को, फिर बच्चा समझ जाता है। मतलब रीइंफोर्समेंट हो रहा है, मतलब खुद से कोई आपको फीडबैक मिल रहा है जिससे आप सीख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल ये हो गए, मतलब सही गलत नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको फीडबैक के हिसाब से हो रहा है। जैसे कि आप क्लास में आप क्या करते हो, आप डांस करते हो, कोई डांसर है, आपने डांस किया, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट वहां पे आ गई, आपको खुद पता लग गया कि ये सही चीज है, आपको अच्छा लगा, रिस्पांस मिला। दोबारा आपने कहीं और भी डांस किया और ताली नहीं बजी, बहुत कम बजी, तो आपको समझ में आ गया कि भाई नहीं, ये नहीं करना है, जो पहले वहां पे डांस किया था वो अच्छा था। तो आप मतलब खुद से आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसका आपको फीडबैक मिल रहा है, फिर आप सीख रहे हो कि भाई वो मैंने सही किया या गलत किया, तो वो हो जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है ना, ये यहां तक की कहानी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए काफी है। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब लाइक मशीन लर्निंग में अब कैसे प्रोसीड किया जाए, क्या क्या कैसे इवेल्युएट करते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं। ठीक है, और परसों से यानी कि मंडे से हम लोग करेंगे लीनियर रिग्रेशन, एक्चुअल एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, जैसे हाँ कि सर ये हमारा जो एलेक्सा और क्या कहते हैं गूगल असिस्टेंट होता है, तो हाँ सर ये मतलब हम लोग इसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस। हाँ सर इसको मतलब एक टाइप से एआई ज़्यादा मतलब कहना अच्छा रहेगा, या मतलब कहते हैं यूज़र इनपुट बेस्ड मतलब रोबोट कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि सर जैसे हमने देखा है मतलब एआई जो होता है वो मतलब नाम से पता लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अपने आप ही कुछ कर रहा है, लेकिन सर इसमें क्या होता है हम लोग उसको कमांड देते हैं तभी वो कुछ करता है, और मतलब डिफाइंड होता है कि हमने कहा ओपन यूट्यूब एंड प्ले सॉन्ग, तो उसने यूट्यूब हाँ खोलेगा और मतलब प्ले कर देगा सॉन्ग।
तो मतलब सर ऐसा कुछ मतलब यार उसमें ना एक्चुअली सब कुछ प्रोग्राम नहीं होता है। मतलब आप अब सर्च ये वाला गाना सर्च करना है, ये बजाना है, या आप क्या बोल रहे हो। अब जैसे आपने बोला ओपन यूट्यूब, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई अलग अलग तरीके से बोलेगा, उस सबको रिकॉग्नाइज कर रहा है एक इंसान की तरह। तो उस लेवल पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और भाई ओपन एंड ऑर्डर, अब आप ऑर्डर भी, ऐसे इंडिया में उतना यूज नहीं होता, आप ऑर्डर भी कर सकते हो। आप अमेजोन पे कोई चीज ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कैंसिल कर दो, अपना गाना लगा दो, रिमाइंडर लगा दो, किसी से कॉल पे बात करनी है बात कर लो। तो ये जो रिकॉग्निशन है ना, आपका वॉइस रिकॉग्निशन है इसमें, उसके बाद आपकी नेचुरल, आपकी प्रोसेसिंग, आपने क्या वॉइस बोला, सारे वर्ड्स को अलग अलग करके उसको कंटेक्स्ट के हिसाब से समझता है, ठीक है ना। तो मतलब वो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल है, उसे चैट बॉट बोल दो। मतलब रोबोट अब एक्चुअली, क्योंकि यार रोबोट को जनरली एसोसिएट करते हैं कि कोई चीज़ वो मूव कर पाए, मतलब कि कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं कोई चीज़ को, वो हमारा कुछ काम कर रहा है, तो उसको रोबोट बोल देते हैं, जो मूव कर रहा है इन जनरल बोलते हैं। बाकी तो चैट बॉट आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल बोल सकते हो, वॉइस रिकग्निशन टूल, ये है। हाँ वही मैं सोचा सर, क्योंकि मतलब वही वो हाँ। जो अब देख सारे अब एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग वाला सीन ना पेटीएम में होता है, पेटीएम कह रहा हूँ, एटीएम में होता है। अब वहां पे आपने सीधे बोला कि आपके पास 5 ऑप्शन है, बैलेंस चेक करना है, पैसे निकालना है, या आपको पिन चेंज करना है, तो वो पूरा प्री प्रोग्राम्ड है, वहां कुछ नया नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्रोग्राम तो मतलब ये नहीं है ना कि भाई ये 10 गाने ये बजाओ, जैसे आपके फोन में म्यूजिक प्लेयर है, वो प्रोग्राम्ड है, उसमें जो 20-30 गाने हैं वही वो बजा पाएगा, फॉरवर्ड कर पाएगा, बैकवर्ड कर पाएगा, स्किप कर पाएगा, वॉल्यूम ऊपर नीचे, वो प्री प्रोग्राम्ड है हर चीज। उसके अलावा वो कुछ भी नया काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे एलेक्सा हो गया, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, या कोई भी एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चीज हो गई, तो वो सारा काम की प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी वो बताया था अपन ने, ये हाइट वेट और मार्क्स वाला सिस्टम, ठीक है, स्टूडेंट्स का। तो अगर मैं प्रोग्राम कर दूं सीधे कि हाइट, मार्क्स इज इक्वल टू हाइट प्लस वेट, ये कर दूं डायरेक्टली, तो ये प्रोग्रामिंग हो गई। लेकिन अभी मशीन ने खुद से सीखा, मेरे एल्गोरिथम ने खुद से उसे 100 200 500 एग्जांपल दिए, पूरे बैच के लास्ट ईयर के बच्चों के एग्जांपल दिए, तो खुद से उसने अंदर से कुछ एक सेंस निकाला इस चीज का कि भाई इतनी हाइट और इतनी वेट है तो मार्क्स इतने होंगे। तो उसमें हमने एक्चुअली प्रोग्राम नहीं किया, हमने उसे सिखाया। तो इसीलिए वो उसे मशीन लर्निंग बोलोगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। और सर एक चीज़ और मैंने मतलब देखी थी, एक कॉन्सेप्ट है, मतलब गूगल पे ही पढ़ा था, वहाँ पे मतलब हाँ क्या बोला गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब यूज़ करके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ हाँ कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या है कि खुद प्रोग्राम करते हैं या खुद मतलब एल्गोरिथम हाँ लिख हाँ के हाँ हाँ इंटेलिजेंट बनाते हैं डेटा दे दे के। लेकिन हाँ अब क्या है मतलब कि हाँ एआई हाँ एआई को मतलब और इंटेलिजेंट कर सकती है, मतलब ऐसा हाँ, कुछ। मतलब जैसे कि अभी हम लोग क्या है कि हम खुद मैनुअली डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि हमारे पास एक एक्सेल शीट है, और उससे हमने कुछ, जैसे अभी आगे देखोगे सिखाएंगे, ऐसे अभी तक हमने क्या किया था, कुछ उसमें प्लॉटिंग करी, कोई कर्व बना दिया, तो हम उसमें मैनुअली कर रहे हैं और डेटा लिमिटेड है। अगर मान लो मैंने ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी कि भाई जो कोरोना वायरस की वेबसाइट है WHO की, वहां से आप वो निकालो, उससे ग्राफ प्लॉट करो और हर आधे घंटे पे करते रहो, तो एक और मान लो मैंने ग्राफ प्लॉटिंग की जगह मैंने उसे वो सिखाया कि जो पूरे वर्ल्ड का कोरोना वायरस का डेटा आया, उससे प्रिडिक्ट करो, कोई भी तरीके से आप प्रिडिक्शन बनाओ कि अगले 2 महीने बाद क्या होने वाला है। तो उसे मैंने ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी कि वो हर आधे घंटे बाद दोबारा 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 सीखता रहेगा। तो एक पॉइंट पे आके हम ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कोड है, वो खुद को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यूज करके ही इंप्रूव कर रहा है। यस मतलब सर। सिंपल वही हो गया कि भाई आप जैसे कि आप ये पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपने बीटेक, आपने ये बीसीए बीटेक कर लिया और आपने जॉब कर रहे हो, लेकिन आप रोज रिवाइज करते 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 काफी ज्यादा माहिर हो जाओगे, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। तो सेम चीज हम कर सकते हैं इसमें भी, कि आप खुद से बहुत सारी चीजें हमने ऑटोमेट कर दी। अब जैसे ये मशीन लर्निंग का प्रोसेस है कि भाई डेटा दो, उससे सीखेगा, उसके पैरामीटर जो भी चेंजेस होंगे वो करके आउटपुट देगा। तो मैंने ये डेटा देने वाला काम जो मैनुअल था उसको मैंने ऑटोमेट कर दिया, तो फिर ये चीज वो एक तरीके से खुद से भी सीख सकता है कहीं तक जाके। लेकिन अब पूरा वर्ल्ड वाइड जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि वो जारविस बना दिया है, वो प्लेन भी उड़ा रहा है, दुश्मनों को भी मार रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, तो वो अभी अभी के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। यस सर। हाँ वो तो है। ठीक है, फिर अगर अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो अपन लोग कल मिलते हैं सेम टाइम 4 बजे, और आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू सर। यार ये प्रांजल मिले तो बोल देना क्लास ज्वाइन करे। प्रांजल तो आ ही गया, चलो हेलो सर। वेलकम प्रांजल। यस सर।
भाई इसकी वीडियो डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन हुआ है, क्या क्या कितने कितने टाइप के होते हैं मशीन लर्निंग और कैसे कैसे करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप वो देख लेना और बाकी अपन कल से एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे चीजें। ओके ओके यस चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय। बाय।